हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि के बारे में और अपन ने पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को जाना था। आज अपन नई ग्रंथि शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, तैयार कर लेना, ठीक है। हाँ देखो, थायराइड ग्रंथि। आज किसकी बात करेंगे? अपन थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। देखो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि है ना, कहाँ स्थित होती है? इसकी स्थिति, थायराइड ग्रंथि है वो गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। समझ गए ना? गले में स्थित होती है। क्लियर है? अब देखो, इसकी आकृति है ना, या पहले अपन बात कर लेते हैं इसके रंग की। इसका रंग है वो होता है हल्का गुलाबी। इसका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग होता है, या गुलाबी बोल दे, गुलाबी रंग होता है, या अपन बोलते हैं हल्का लाल। गुलाबी या हल्का लाल, ठीक है। ज्यादा गुलाबी आने का चांस रहेगा। इसका द्रव्यमान है ना वो लगभग 25 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान लगभग 25 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? 25 ग्राम होगा। समझ गया ना? इसका द्रव्यमान कितना होगा? 25 ग्राम होगा। अब देखो, अब इसकी आकृति की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी आकृति की। इसकी आकृति होती है दोस्तों तितली का, तितली जैसी होती है, तितलीकार या कैपिटल एच आकार की होती है। तितलीकार या कैपिटल एच आकार की होती है। तितलीकार या कैपिटल एच आकार की होती है, इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब देखो, अब एक पाली तो ये हो गई, दो पाली हो गई, यानी है दो पालियों में बंटी हुई होती है। कितनी पालियों में? दो पालियों में विभक्त होती है। ये दो पालियों में बंटी हुई होती है या दो पालियों में विभक्त होती है। दो पालियों में बंटी हुई होती है या दो पालियों में विभक्त होती है। और ये जो बीच में सेतु है ना, ये जो पट्टिका है, इसे बोलते हैं दोस्तों इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो थायराइड ग्रंथि है वो गले में स्थित होती है। इसका रंग होता है गुलाबी या लाल हल्का, द्रव्यमान होता है लगभग 25 ग्राम, और इसकी आकृति होती है तितलीकार या कैपिटल एच आकार की। और ये जो कैपिटल एच आकार की है तो इसमें दो पालियां होती है, और दोनों पालियां हैं वो इस्थमस नामक पट्टिका से जुड़ी हुई होती है। ये दोनों पालिका किससे जुड़ी हुई होती है? इस्थमस नामक पट्टिका से जुड़ी हुई होती है। आगे देखो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि है ना वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है वो क्या है? शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि है। क्लियर है? अब देखो, यह ग्रंथि है ना थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। यह ग्रंथि कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। अब देखो, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक T3 और नंबर दो T4। नंबर एक होता है T3 और नंबर दो होता है T4, ठीक है। अब देखो, अब ये जो T3 है, ये जो T3 है, इसे बोलेंगे ट्राईआइडो थायरोनिन। ट्राईआइडो थायरोनिन, ट्राईआइडो थायरोनिन। और ये जो T4 है ना इसे बोलते हैं टेट्राआइडो थायरोनिन। टेट्राआइडो थायरोनिन ये है ना, ये होता है लगभग कुल थायरोक्सिन हार्मोन का लगभग 90%। कुल थायरोक्सिन हार्मोन का लगभग 90% होता है, और ये होता है दोस्तों लगभग 10%, ठीक है। अब ये ज्यादा है ना, ये तो होता है दोस्तों कम एक्टिव, कम सक्रिय होता है।
ये तो क्या होता है, कम सक्रिय। और ये जो T4 है ना, ये होता है दोस्तों अधिक सक्रिय। T4 है, ये क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। T4 है ना, ये क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। और T3 है वो क्या होगा, कम एक्टिव होगा। T3 है वो कम एक्टिव होगा और T4 है वो क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव या ज्यादा सक्रिय होता है दोस्तों। क्लियर है? अब देखो इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन थायरोक्सिन हार्मोन के कार्यों की। इसकी बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्यों की। देखो थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, तो देखिए दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य उपापचय या मेटाबॉलिज्म। उपापचय या मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। उपापचय या मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, 2 नंबर पे बात करते हैं। उपापचय मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन करेगा। उसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन है ना, वो क्या करता है, ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ाता है। उसके अलावा इसका तीसरा कार्य है, ये क्या करता है, मेंढक का जो टेडपोल होता है ना, मेंढक का जो टेडपोल, टेडपोल के कायांतरण में सहायक है। ये टेडपोल के कायांतरण में सहायक है। टेडपोल के कायांतरण में क्या है, सहायक है। और इसका मुख्य कार्य किससे संबंधित है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। आपको प्रधान रूप से ये याद रखना है, मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है दोस्तों। क्लियर है? अब देखो आगे। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा थायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, कैल्सीटोनिन हार्मोन होगा। कौन सा हार्मोन होगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन होगा। गॉट इट? ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है इससे संबंधित रोग, छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, याद हो जाएगा, साथ का साथ ही याद कर लीजिए अभी। फिर भी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन आपको ध्यान में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब इससे संबंधित रोग, इससे संबंधित रोग, इसमें पहला रोग है जड़ता मानव। जड़ता मानव जिसे बोलते हैं क्रिटेनिज्म, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिटेनिज्म बोलते हैं। जड़ता मानव जिसे क्या बोलते हैं, क्रिटेनिज्म। जड़ता मानव जिसे क्या बोला जाता है, क्रिटेनिज्म बोला जाता है। जड़ता मानव को क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रिटेनिज्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन है ना, थायरोक्सिन हार्मोन जब कम मात्रा में रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जब कम मात्रा में रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जब कम मात्रा में रिलीज होता है तो बालकों में यानी बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में जब थायरोक्सिन कम मात्रा में रिलीज होगा तो शरीर का विकास है ना वो रुक जाता है, शरीर का विकास नहीं हो पाता। ऐसे बालक बहुत ही कमजोर होते हैं, इनमें शरीर का विकास नहीं हो पाता, पाचन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म है ना वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। ठीक है, और इनके जननांग है ना वो भी अविकसित होते हैं। जननांग है वो भी क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। ये जननांग है वो भी क्या होंगे, अविकसित होंगे। ये जननांग अविकसित होंगे। ठीक है, यानी ये जनन क्षमता क्या होती है, इनमें जनन क्षमता का अभाव होता है। इनमें जनन क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है। और ऐसे बालकों को बोला जाता है दोस्तों क्रीटेंस। क्या बोला जाता है, क्रीटेंस बोला जाता है। ऐसे बालकों को क्या बोला जाता है, क्रीटेंस बोला जाता है। ठीक है, पहला रोग कौन सा है, जड़ता मानव या क्रीटेनिज्म। जड़ता मानव या क्रीटेनिज्म जिसमें क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बाल्य अवस्था में शरीर का विकास है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, जिससे जननांग है वो भी विकसित नहीं होंगे, और ऐसे बालक है वो उनमें जनन क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है, और इन्हें अपन बोलते हैं क्रीटेंस। क्या बोलते हैं, क्रीटेंस। क्या बोलते हैं, क्रीटेंस। अब देखिए दोस्तों दूसरा रोग,
दूसरा है मिक्साइडिमा या मिक्सिडिमा, मिक्साइडिमा या मिक्सिडिमा। दूसरा है मिक्साइडिमा या मिक्सिडिमा। मिक्साइडिमा या मिक्सिडिमा, मिक्साइडिमा या मिक्सिडिमा है ना, वो भी थायरोक्सिन की कमी से होता है। वो भी क्या होता है? थायरोक्सिन की कमी से। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? मिक्साइडिमा या मिक्सिडिमा या मिक्साइडिमा, सॉरी। अब देखो, ये जो हार्मोन है ना, ये जो रोग है, इसमें वे बालक का पाचन नहीं हो पाता। बालक में पाचन है ना, पाचन रुक जाता है। जब पाचन रुक जाता है तो मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। क्या रुक जाता है? मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म रुक जाता है तो शरीर का विकास रुक जाता है। ठीक वही है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क ये है कि इनमें जनन क्षमता है ना, वो कम होती है, लेकिन जनन अंग है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे। इनमें जनन क्षमता है वो थोड़ी क्या होती है? कम होती है। और कीटेंस होते हैं ना, वो प्राय नपुंसक होते हैं, वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन मिक्सिडिमा में क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से पाचन रुकने से मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिससे शरीर का विकास रुक जाता है। शरीर का विकास रुक जाता है, जिससे त्वचा है ना, वो रुक्ष हो जाती है, सूख जाती है, फटने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल है वो झड़ जाते हैं, त्वचा है वो फटने लगती है, त्वचा फटने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, व्यक्ति है उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहने लगता है, और ब्लड प्रेशर बीपी है ना, वो बढ़ी हुई रहती है। बीपी है ना, बढ़ी हुई रहती है। कौन से रोग में? मिक्सिडिमा में। कौन से रोग में? मिक्सिडिमा में। क्लियर है दोस्तों? अब देखो आगे तीसरा, आगे बात करते हैं। तीसरा रोग है दोस्तों गलगंड। तीसरा रोग कौन सा है? गलगंड। तीसरा रोग है गलगंड। गलगंड जिसका दूसरा नाम है घेंगा या गोइटर। गलगंड, घेंगा या गोइटर। गलगंड, घेंगा या गोइटर। इसे देखो दोस्तों, गौर करो, गलगंड, घेंगा या गोइटर। देखो, आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग होता है। कारण देखो कि आयोडीन है ना, आयोडीन थायरोक्सिन के निर्माण में सहायक है। आयोडीन है वो थायरोक्सिन के निर्माण में सहायक है। अब जब आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं होगा, और थायरोक्सिन नहीं होगा ना तो गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। मुख्य रोग है ये, थायराइड ग्रंथि से मुख्य सामान्य मिलने वाला रोग कौन सा है? गलगंड या घेंगा है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से सामान्य होने वाला रोग या व्यापक स्तर पर होने वाला रोग कौन सा है? गलगंड या घेंगा है। अब देखो, एक बात और बताता हूं, इसमें क्या होता है? गले की मांसपेशियां सूजकर लटक जाती है। गले की मांसपेशियां, गले की जो मांसपेशियां हैं वो फूलकर लटक जाती है। गले की मांसपेशियां फूलकर लटक जाती है। गले की मांसपेशियां फूलकर लटक जाती है। आगे सुनो दोस्तों, इस रोग पर महिलाओं का एकाधिकार है। महिलाओं को ये रोग बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं बोलता कि पुरुषों को ये रोग नहीं होता, पुरुषों को भी ये रोग होता है, लेकिन इस पर एकाधिकार किसका है? महिलाओं का है। यानी यह रोग है ना, महिलाओं को क्या होता है? ज्यादा होता है। एकाधिकार, महिलाओं को ये रोग क्या होगा? ज्यादा होगा। या अपन ये बोल दें कि थायराइड ग्रंथि है ना, वो महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है, पीयूष ग्रंथि की तरह। जिस प्रकार पीयूष ग्रंथि पुरुषों की छोटी है, महिलाओं की बड़ी होती है ना, ठीक उसी प्रकार थायराइड ग्रंथि है वो भी महिलाओं की बड़ी है, पुरुषों की क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, इसलिए महिलाओं में थायराइड ग्रंथि से संबंधित डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। एक बढ़िया बात और बताता हूं, जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ोगे, वैसे वैसे क्या होगा? गलगंड रोग की मात्रा बढ़ती जाएगी। गलगंड रोग के रोगियों की संख्या बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ नमक में आयोडीन की कमी आने लगती है। नमक में आयोडीन की कमी आने लगती है। ठीक है, तो जो समुद्र के किनारे है ना, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, उनमें तो आयोडीन या थायरोक्सिन की बहुत ज्यादा, आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, और इनमें क्या होती है? कम होती है। अब ये जो कम होती है, तब तो इनमें मिजेटिस, सॉरी, जिनमें मिक्सिडिमा
मिक्सिडिमा, क्रिटेनिज्म एवं गलगंड जैसे रोग होते हैं। मिक्सिडिमा, क्रिटेनिज्म और गलगंड जैसे रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन से होंगे? आयोडीन की पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी इलाके, वहां पर गलगंड घेंगा या गोइटर रोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आयोडीन की क्या होती है? नमक में कमी होती है। इस कारण पहाड़ी इलाकों में मिक्सिडिमा, क्रिटेनिज्म या गलगंड रोग ज्यादा होता है। और जो निचले इलाके हैं, यानी समुद्र के किनारे वाले स्थान है, वहां पर आयोडीन की ज्यादा मात्रा होने के कारण थायरोक्सिन का निर्माण क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और थायरोक्सिन का निर्माण ज्यादा होने से भी कई प्रकार के रोग होते हैं जो ज्यादा मात्रा में समुद्र के किनारे वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। वो रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, इसमें पहला है एक्सोपथेमेलिक गोइटर। पहला है एक्सोपथेमेलिक गोइटर। कौन सा है? एक्सोपथेमेलिक गोइटर है। कौन सा है? एक्सोपथेमेलिक गोइटर। इसमें क्या होता है? जो नेत्र गोलक है ना, उसके नीचे श्लेष्मा का जमाव होने से, यानी क्या होगा? थायरोक्सिन का निर्माण ज्यादा होगा। और जब थायरोक्सिन ज्यादा मात्रा में होगा ना, तो थायरोक्सिन के ज्यादा निर्मित होने से इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि जो नेत्र गोलक है उसके नीचे श्लेष्मा का जमाव ज्यादा हो जाएगा, जिससे नेत्र है वो नेत्र कोटर से बाहर आ जाएंगे। श्लेष्मा का जमाव होने से नेत्र हैं वो नेत्र कोटर से बाहर आ जाएंगे। नेत्र है वो नेत्र कोटर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आंखें बाहर की ओर निकल आएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये रोग है दोस्तों प्लूमर का रोग। क्या है? प्लूमर का रोग। प्लूमर के रोग में क्या होता है कि जो अपने थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर, प्लूमर के रोग में क्या होता है? जो अपने थायराइड ग्रंथि होती है ना, उसके अंदर छोटी छोटी गांठों का निर्माण हो जाता है। जिससे उसकी क्रियाकलाप में क्या आएगी? कमी आएगी। और यह कब होगा? जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा। ठीक इसी प्रकार एक रोग और होता है दोस्तों, ग्रेवी का रोग। क्या होता है? ग्रेवी का रोग। इसमें भी गले की मांसपेशियां वो फूलकर लटकना शुरू कर देती है, या गले की मांसपेशियां वो फूल जाती है। लेकिन फर्क इतना है कि गलगंड, घेंगा या गोइटर के अंदर आयोडीन की या थायरोक्सिन की कमी से मांसपेशियां फूल गई थी, लेकिन यहाँ पर थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ने से मांसपेशियां वो फूलकर लटक गई है। अब एक बढ़िया बात बताता हूं कि हम लोग है ना, विशेष करके राजस्थानी लोग हैं, वो समुद्र तल से मध्यम ऊंचाई रखते हैं। इस कारण हम लोगों में थायराइड ग्रंथि से संबंधित समस्याएं वो क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी? थायराइड ग्रंथि थी। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। सुनिए, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, कैपिटल एच आकार की होती है, तितलीकार होती है, 2 पालियों में बंटी हुई होती है। दोनों पालियां आपस में इस्थमस नामक पट्टिका से जुड़ी हुई होती है। इसका द्रव्यमान 25 ग्राम होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी या लाल होता है। ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा कि यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। महिलाओं में यह ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है? बड़ी होती है। इसी कारण इससे संबंधित सभी रोग है उन पर एकाधिकार किसका है? महिलाओं का है। महिलाओं में इससे संबंधित रोग क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इससे संबंधित रोग। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन से हैं? थायरोक्सिन हार्मोन है। कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, T3 और T4। T3 को क्या बोलेंगे? ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 को क्या बोलेंगे? टेट्राआइडोथायरोनिन। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो कौन सा जवाब दोगे आप? कैल्सिटोनिन। कौन सा? कैल्सिटोनिन। अब T3 और T4 में ज्यादा कौन होता है? T3 होता है, और कम कौन सा होता है? T4 होता है। ठीक है, इसलिए T4 है वो ज्यादा एक्टिव होगा और T3 है वो कम एक्टिव होगा। फिर अपन ने पढ़े थे थायरोक्सिन ग्रंथि के, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। पहला कार्य क्या था? मेटाबॉलिज्म या उपापचय को बढ़ाना, यानी मुख्य कार्य क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म या उपापचय। फिर दूसरा है पाचन में सहायक। तीसरा अपन बोल सकते हैं ग्लाइकोजन के संगरण को बढ़ाना। चौथा अपन बोल सकते हैं मेंढक में जो टेडपोल है ना, टेडपोल से मेंढक का निर्माण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायांतरण में सहायक है। उसके बाद अपन ने ये पढ़ा इससे संबंधित कुछ रोग हैं। एक तो आउटू अल्प सक्रियता और एक है आउटू अधिक सक्रियता। एक बात और सुन लीजिए, ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसे आउटू ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है,
अब अलग थायराइड ग्रंथि के अलग सक्रिय होने से होने वाले रोग हैं, पहला रोग है क्रीटेनिज्म, दूसरा रोग है मिक्साइडिमा और तीसरा है गलगंड घेंगा या गोइटर, गलगंड घेंगा या गोइटर। इसकी अलग सक्रियता से भी कई प्रकार के रोग होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें पहला है एक्सोपथेमेली गोइटर, दूसरा है प्लूमर का रोग और तीसरा है ग्रेवी का रोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद अगली क्लास में। थैंक यू।